हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक कॉमर्स के पेपर का कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ, जो हम इंटरनेशनल बिजनेस में भी पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट में भी पढ़ते हैं। और अगर आपने कभी कोई ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े इंटरनेशनल मार्केटिंग या जिसमें हम ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बारे पढ़ते हैं, तो ये टॉपिक उसमें बहुत बार कवर होता है। तो ये सब्जेक्ट आपको इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी मिल जाएगा, एक्सपोर्ट में भी मिल जाएगा और इंटरनेशनल बिजनेस में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये ट्रेडिंग ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट है। अब जब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ ये कौन सा कॉन्सेप्ट है और कौन सा टॉपिक है, तो मैं हमेशा ये एज्यूम करती हूँ कि आपको अपने सब्जेक्ट की थॉरो नॉलेज है। तो आज आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि कॉमर्स के कौन से मॉड्यूल का या कौन से यूनिट नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये याद रखिए कि जब भी हम कॉमर्स के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी रेफरेंस बुक ले। तो मैं हमेशा बोलती हूँ केवीएस मदान सर की पियर्सन पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक है। बट ये जो सिलेबस है नेट का, स्पेशली अगर मैं सिर्फ कॉमर्स की बात करूँ, तो ये जो पेपर 2 हमारा कॉमर्स है, ये हमारा है ना पीजी लेवल का, मतलब जहाँ पर हमारी स्पेशलाइजेशन रहती है। तो अगर आपने कॉमर्स पढ़ा है तो कॉमर्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि पीजी का पोर्शन आता है पोस्ट ग्रेजुएशन का, जैसे कि एमकॉम या एमबीए का। बट आपको ये सिलेबस कहीं ना कहीं हमारे 11th से भी हम पढ़ के आ रहे हैं, 12th से भी पढ़ के आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो मेरा कहने का मतलब है यूजी और पीजी का रिलेटेड है। ठीक है, तो कोई एक बुक भी उसको जस्टिस नहीं कर सकती। तो व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट इज कीप योर सिलेबस हैंडी. Okay, ensure that you have downloaded the syllabus only from the UGC website, and then you know which topics are to be studied, and you should also know which topics, subtopics are part of which unit. ठीक है, तो ये अब हम पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता दिया हमने सब्जेक्ट यूजी पीजी में कहाँ पढ़ा है। तो ASEAN, अब ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम यहाँ पर आने चाहिए। और हमें नेट के सिलेबस के लिए कितने ट्रेडिंग ब्लॉक्स पढ़ने ये भी पता होना चाहिए। तो ये रिसेंट अभी क्वेश्चन आया था, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी। तो पहले हम एशियन का फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ब्रिंग्स टुगेदर डिस्पैरेट नेबर्स to address economic and security issues, but the group's impact remains limited. ठीक है, अभी ये इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो सबसे पहले फुल फॉर्म याद रख लीजिए। फिर वो बोल रहे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो किस काम के लिए आया है ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है। आगे हम चलते उसकी समरी पढ़ते हैं। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 10, तो अंडरलाइन कर लीजिए, 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, ये सारी साउथ ईस्ट है। तो क्वेश्चन आता है हमें, इन साउथ ईस्ट एशियन और एशियन के ट्रेडिंग ब्लॉक में कितनी कंट्रीज है? हमारे पास है 10। ठीक है, तो ये याद रखना आपको जरूरी है। तो देखिए नेट सेट में आपको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और आपको एनालाइज करना है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब अगर मैं इसी पेज से बात करूँ तो इसके मैं कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करूंगी। तो सबसे पहले एशियन का फुल फॉर्म, एशियन का फुल फॉर्म पता हो गया। फिर उसमें बता रही इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो अंडरलाइन 10 है, तो मतलब इसके अंदर 10 कंट्रीज है, उसको भी अंडरलाइन। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कितनी कंट्रीज है। और अभी जो क्वेश्चन आया था वो उन्होंने पूछे थे, ऐसे स्टेटमेंट्स बना के दिए थे 4, और उसमें अलग अलग कंट्रीज के नाम लिखे थे और बोले थे बताओ इसमें से कौन सी कोडिंग, मतलब सारी कंट्रीज आपके इस साउथ ईस्टर्न एशियन में आती है। ठीक है, तो अभी कंट्रीज के नाम पढ़ रहे, ब्रुनाई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, इसको कुछ लोग लाओस भी पढ़ते हैं, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, तो कैसे अभी इसकी कोडिंग कुछ बना ली, निमोनिक्स जिसको बोलते हैं, BCILM, फिर से M, तो PSTV। ठीक है, इसको निमोनिक्स बोलते हैं ऐसे कोडिंग को। और आप ये याद रखिए कि जब अगर हमारे पास दो एम से आ रहे हैं तो वहां पर ऐसा ना हो कि निमोनिक्स तो याद कर लिया बट एम से क्या था, मलेशिया, म्यांमार, वो याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोडिंग याद करनी है तो जरूर एक कुछ बना लीजिए इसकी, कोई अच्छा सा बन जाएगा आपका कोडिंग, BCI। तो BCI यहाँ पर LMM², फिर PST, तो ऐसे करके आप कुछ कोडिंग करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आई रिपीट, और कुछ चीजें रेपिटेशन से होती है। अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी है तो ये याद रह जाएगा, ब्रूनाई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, Singapore, Thailand, and Vietnam. The bloc's biggest success in recent years have been promoting economic integration among them. तो ये ब्लॉक की सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? ये लोग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग मेंबर्स कर पा रहे हैं।
ये सारे मेंबर्स। इट ऑल्सो हेल्प नेगोशिएट द आरईसी। अभी आरईसीपी अगर ऐसे हमको नहीं पता तो हमें ढूंढ लेना चाहिए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, तो इन्होंने नेगोशिएट हेल्प की है एक अग्रीमेंट बनाने के लिए, तो आरसीईपी को इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या है। अब ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या है, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट क्या है, तो अगर आपने इसका बेसिक नहीं पढ़ा है तो देखिए जब हम एक टॉपिक पढ़े ना उसको कंप्लीटली पढ़िए। ASEAN has struggled to form a cohesive response to Myanmar's military takeover and China's claims in the South China Sea, which overlap। ठीक है, इतने डीप में क्वेश्चन से आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमें फुल फॉर्म पता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, रीजनल ग्रुपिंग है। प्रमोट करिए, इसका मेन क्वेश्चन आता है कि ये एक मकसद से आया है, तो प्रमोट इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमॉन्ग इट्स 10 मेंबर्स। तो फिर से याद कर लीजिए 10 मेंबर्स है, ब्रुनाई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो मैंने आपको ऑलरेडी 10 मिनट में, मतलब अगर मैं बोलूँ अगर 2-3 मिनट में बात किया, 10 मिनट बात की, तो उसमें मैंने ये 3 बार पढ़ लिया है। एशियन कंट्रीज हैव अ टोटल पॉपुलेशन, तो अंडरलाइन कर सकते हैं 662 मिलियन पीपल एंड अ कंबाइंड ग्रॉस जीडीपी ऑफ $3.2 ट्रिलियन। तो ये कभी क्वेश्चन बन सकता है पॉपुलेशन। द ग्रुप हैज प्लेड अ सेंट्रल रोल इन एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो ये किसके, साउथ ईस्ट एशियन है, तो एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में हेल्प किया है। जॉइनिंग नेगोशिएशन to form the world's largest free trade agreement and signing 6 free trade deals with other economies in the nation। अभी ये कह रही, एक्सपर्ट कह रही है एशियंस इम्पैक्ट इज लिमिटेड बाय लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। तो कह रहे हैं इनका इम्पैक्ट इतना असर नहीं हुआ क्योंकि इनके पास स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। डाइवर्जिंग प्रायोरिटीज अमंग मेंबर स्टेट, सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज है एंड वीक लीडरशिप है। द ब्लॉक्स बिगेस्ट चैलेंजेस क्या है, आर डेवलपिंग अ यूनिफाइड अप्रोच टू चाइना। तो इनके पास कोई यूनिफाइड अप्रोच नहीं है चाइना के लिए, पर्टिकुलरली इन रिस्पॉन्स टू टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। तो इनके यहाँ पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं साउथ चाइना सी एंड रिस्पॉन्डिंग टू, तो इनके पास ये चैलेंज है। एशियन कैसे वर्क करता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। एशियन इज हेडेड बाय अ चेयर, अ पोजीशन दैट रोटेट्स एनुअली अमॉन्ग लीडर्स ऑफ मेंबर स्टेट। तो ये एनुअली हर साल बदलती है मेंबर कंट्रीज में, एंड इज असिस्टेड बाय सेक्रेटरीट, तो ये अंडरलाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर कौन हेल्प करता है, एक चेयरपर्सन होता है जो रोटेट होती है मतलब हर साल एनुअली, और इसको असिस्ट कौन करता है, सेक्रेटरी। और ये कहाँ पर बेस्ड है, जकार्ता। अब जकार्ता कहाँ पर, इंडोनेशिया, तो ये इसका हेडक्वार्टर्स हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पहले आ चुका है और अभी भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर यूजुअली रीच थ्रू कंसल्टेशन एंड कंसेंसस। कंसल्टेशन करते मेंबर से, कंसेंसस मतलब एक कॉमन डिसीजन पर अराइव करते हैं। गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स, तो ये कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, अंडरलाइन। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल फेज एंड पीस रेजोल्यूशन, तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा प्रिंसिपल है, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स में नॉन इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, और पीसफुल रेजोल्यूशन करेंगे झगड़ों का। मैनी एक्सपर्ट सी दिस अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग एज अ ड्रॉबैक। कह रहे यही अप्रोच की वजह से इसका नुकसान हो रहा है। These norms of consensus and non-interference have increasingly become outdated and they have hindered Asians' influence on issues such as dealing with China। तो कह रहे हैं इन्होंने इतना सारा इसको रखा है नॉन इंटरफेरेंस और कंसेंसस, तो इसकी वजह से ही इनका ये नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, अगर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहती हूँ, तो आपको समझना है सबसे पहले हमारे पास कितने ट्रेडिंग ब्लॉक्स है और नेट के सिलेबस में क्या है। तो ये 1967 में आया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मैं रिपीट करूँ, इसके अंदर 10 कंट्रीज है और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता और इंडोनेशिया में। ठीक है, और इसका क्या मकसद था वो भी हमने पढ़ा। तो देखिए जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर रुक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वापस उसको सुन सकते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगे। कंट्रीज के नाम अभी एक मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, क्या इसके फाउंडर मेंबर्स हैं। ठीक है, अ, तो फाउंडर मेंबर्स कौन से हैं, मतलब ओरिजिनली पहले कितने मेंबर्स थे और अब बढ़ गए हैं क्या। और एक दूसरा क्वेश्चन आप होमवर्क लिख लीजिए, फाउंडर मेंबर्स के साथ आपको देखना है कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज है क्या, तो वो भी आपको याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फ्री ट्रेड एरिया, तो देखिए ये फ्री ट्रेड एरिया और अभी हमने ऊपर पढ़ा एक सबसे ऊपर है, तो थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करिएगा। मैं आपको सब पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, तो जब आप कोई भी नोट्स पढ़ते हैं ना, आपको देखना है कि उसमें ये बेसिकली इनके कंट्रीज के नाम कब इस्टेब्लिश, सॉरी कब ये फाउंड हुआ, कौन से ईयर में, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसके मेंबर कंट्रीज कौन से, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और कुछ इन्होंने भी न्यू अग्रीमेंट किया है क्या रिसेंटली, जैसे इंडिया के साथ अदर, तो वो भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो इतना ही मैं पढ़ रही हूँ और मैंने कौन से यहाँ पर दिखे सब आप पढ़ सकते हैं। और अगर मैं आपसे ये नेट का एक क्वेश्चन पर चलती हूँ, तो देखते हैं इस बार क्या क्वेश्चन पूछा था। अगर आपके पास ये सेम पेपर होगा तो आप ओपन कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन सुना रही हूँ, तो आप देख लीजिए कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, ये 13 जून 2023 का क्वेश्चन है। विच वन ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ एशियान। अब उन्होंने ना हमें पास चार ऑप्शन दिए, चार कोडिंग। तो पहले मैं लाओस, कैम्बोडिया और ब्रुनाई, फिर मलेशिया, थाईलैंड और ताइवान। ताइवान अभी मैंने देखा ताइवान नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। म्यांमार, सिंगापुर और हांगकांग, तो मैंने देखा हांगकांग भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिजी, लाओस और कैम्बोडिया में फिजी नहीं है, तो सबसे पहला लाओस, कैम्बोडिया और ब्रुनाई इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो देखिए, अगर आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, तो उसको आंसर कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता है। और मैं कहती हूँ 50% नेट का पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है। तो हमें मेहनत करनी है, और 30% की कि अगर हमारा परसेंटाइल हाईएस्ट आ जाए। तो मैं आपको ये भी नहीं बोल रही हूँ, ऑल इंडिया रैंक अगर लाना चाहते हैं तो उसकी तो मेहनत अलग है। बट अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, सिर्फ पीएचडी के लिए कर रहे हैं, तो उसके मार्क्स कम है। और अगर आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करें, तो मैं कहूँगी मेहनत करते रहिए। और अगर अब तक आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है, तो आप देख लीजिए, और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे जब भी पॉसिबल होता है टाइम, मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करती हूँ। तो ये आज आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि कॉमर्स में ये मैंने कौन से टॉपिक के अंदर आपको पढ़ाया है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये इंटरनेशनल मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको आज ट्रेडिंग ब्लॉक्स के अंदर जितने भी ब्लॉक्स है, अभी नाफ्टा का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, फिर सार्क है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ऐसे कितने ट्रेडिंग ब्लॉक्स है, आज आप वो स्टडी करेंगे, ट्रेडिंग ब्लॉक का मतलब पढ़ेंगे। और कहाँ से पढ़ना है, जैसे मैंने आपको ये बता दी जनरल बुक्स। तो अगर आप कॉलेज में अभी पढ़ा रहे हैं, तो आपको लाइब्रेरी में आराम से बुक्स मिल जाएगी। अगर आप स्टूडेंट और अभी आपने रिसेंटली पढ़ाई की है, तो आपके पास तब भी ये बुक हो जाएगी। जब भी एक टॉपिक करते हैं, इंश्योर दैट यू कवर इट कम्प्लीटली। और मैंने बताया था आपको, फॉर्म्स आ चुके हैं दिसंबर के, तो कुछ ही दिन है हमारे पास। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, तो रिवीजन स्टार्ट कीजिए। कुछ मार्क्स से जेआरएफ या नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है। अगर आपने कभी स्टार्ट ही नहीं किया, तो भी अभी जितना बेहतरीन से स्टार्ट कर सकते हैं जरूर करिए। और अगर आप स्ट्रगल करें, तो मैं सजेस्ट करूंगी जितना पॉसिबल है आप उतना पढ़ाई कीजिए। ठीक है। और जब भी पढ़िए, इंश्योर दैट क्वालिटी टाइम का ऐसा नहीं है साथ में दूसरे काम करते जा रहे हैं। और फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। फॉर्म भर लीजिए और पढ़ते रहिए और क्वालिफाई होके आइए। थैंक यू।